वापस से आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 45 है और हम लीनियर परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे या अपनी चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम कुछ सवालों को देखेंगे जहां हम कर्नल और इमेज और उनके डायमेंशन का पता लगाएंगे। तो यहाँ पिछले लेक्चर से याद करते हैं, हमने वहाँ जो देखा है कि f एक लीनियर मैप है। फिर इस कर्नल f को इस तरह परिभाषित किया गया है x से वेक्टर जिसका मैप 0 है इस वेक्टर स्पेस y में, और इमेज y के सभी एलिमेंट थे इस वेक्टर स्पेस x में। यहाँ x मौजूद है जिसके लिए बिल्कुल यह y मैप है, तो f(x) बराबर है x के। तो ये दो परिभाषाएं थी, f कर्नल के लिए और f की इमेज के लिए भी। और हमने यह भी देखा है कि f की यह रैंक कुछ नहीं बल्कि f की इमेज का डायमेंशन है, और शून्यता जिसे हम कर्नल f की डायमेंशन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इन परिभाषाओं के साथ अब हम शुरू करते हैं, यहाँ उदाहरण के साथ, जहाँ हमने इसे f लिया है R4 से R3 तक। एक लीनियर मैपिंग है जिसे इस रिलेशन द्वारा परिभाषित किया गया है। f इन एलिमेंट्स को मैप करता है जो R4 से है, तो x, y, z और t, और ये मैप करता है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी। दूसरा कंपोनेंट यहाँ 2x माइनस 2y प्लस टी जेड प्लस 4t, और फिर यह तीसरा कंपोनेंट है 3x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5t। तो यह R3 से एलिमेंट है और यह R4 का एलिमेंट है। और यही हमने यहाँ कहा है कि यह f मैप करता है एक एलिमेंट को R4 से R3 में एक एलिमेंट से। और अब हम यहाँ क्या पता करना चाहते हैं? हम आधार और डायमेंशन खोजना चाहते हैं, पहले इमेज f की और दूसरा कर्नल f। इसलिए हमें यह पता लगाने की ज़रूरत है कि इमेज क्या है और कर्नल f क्या है। इसलिए पहले हम f की इमेज के बारे में बात करते हैं। हम पिछले लेक्चर से क्या समझते हैं कि जब हमारे पास वेक्टर स्पेस x में एलिमेंट्स हैं जो इस वेक्टर स्पेस x का विस्तार करते हैं, इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास यह R4 है, इसलिए हम जानते हैं कि ये मानक आधार हैं क्योंकि इनके साथ काम करना आसान है। तो आइए यहाँ मानक आधार लेते हैं कि यह E1, E2, E3, E4 है। ये R4 से मानक आधार हैं और हम उस थ्योरम को जानते हैं जो पिछले लेक्चर का परिणाम है कि ये इस x R4 का विस्तार है। फिर यह Fe1, Fe2, Fe3, Fe4 ये R3 में वेक्टर्स हैं और वे वास्तव में इस मैपिंग f की इमेज का विस्तार करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि Fe1, Fe2, Fe3, Fe4 वे f की इमेज का विस्तार करेंगे। तो अब हमारे पास यही परिणाम है कि ये वे वेक्टर्स हैं जो f की इमेज का विस्तार करते हैं। और अब हम कंप्यूट करते हैं कि ये Fe1, Fe2, Fe3, Fe4 क्या हैं। तो यहाँ Fe1 बस याद रखें कि ये कुछ नहीं है, लेकिन इस मामले में ये R4 के मानक वेक्टर हैं। तो ये हैं 1, 0, 0 R4। E2 होगा 0, 1 और 0, 0। E3 0, 0, 1 और 0 होगा। और E4 के ये सभी पहले तीन कंपोनेंट 0 होंगे। यह चौथा 1 है, इसलिए हमारे पास ये मानक आधार R4 से हैं। और अब हम f में अगर इस E1 को यहाँ लागू करते हैं तो क्या होगा? तो 1 बाकी 0 हैं, तो यहाँ से 1 मिलेगा और बाकी वैसे भी 0 है, तो 1 यहाँ से फिर 2 मिलेगा, बाकी तो 0 हैं, और फिर 3, इसलिए ये 1 मैप करेगा 1, 2, 3 एलिमेंट्स को। ठीक इसी तरह E2, E3 का f अगर हम E2 के लिए ये करते हैं तो दूसरा आएगा -1, -2 और -3। यही मैप है इस E2 के f का। इसी तरह से E3 का f और E4 का f। तो हमारे पास यहाँ ये वेक्टर्स हैं 1, 2, 3, -1, -2 और -3, 1, 3, 4 और 1, 4, 5 R3 से। और अब हम इस थ्योरम के माध्यम से जानते हैं कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि ये वेक्टर्स
एफ की इमेज का विस्तार करेंगे और हम क्या पता लगाना चाहते हैं? हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इमेज एफ क्या है, इमेज एफ का आधार क्या है और इमेज एफ का डायमेंशन क्या है। इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि यह चार वेक्टर इमेज R3 का विस्तार करते हैं, लेकिन वे आधार नहीं हैं क्योंकि यह स्पैनिंग सेट है और स्पैनिंग में कुछ लीनियरली रूप से निर्भर वेक्टर हो सकते हैं। इसलिए अब हमें इन वेक्टर्स से क्या निकालना है? हमें केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एकत्र करना है। इसलिए हमें अब देखना होगा कि इस स्पैनिंग सेट में हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं और उन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की संख्या डायमेंशन होगी इमेज एफ की, और इन चारों में से वे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इमेज एफ का आधार बनेंगे। तो यहाँ अब चलिए यह करते हैं। तो ये आधार नहीं हो सकते हैं। अब हमें केवल यह पता लगाना है कि इनमें से कितने वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए हमारे पास 1, 2, 3 ये चार वेक्टर हैं। विचार यह है कि हम उन्हें कॉलम में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 दूसरा वेक्टर यहाँ पर -1, -2, -3 और 1, 3, 4 और फिर 1, 4, 5 में यहाँ वेक्टर है जिसके कॉलम दिए गए वेक्टर्स हैं। अब हम इसे इस रो में रिड्यूस किए गए एशलोन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और उस रो के रिड्यूस्ड एशलोन फॉर्म से हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन से वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और कौन से वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण हमने पिछले लेक्चर में देखा है। इसलिए अब इस तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें रख सकते हैं इस मैट्रिक्स में यहाँ कॉलम के रूप में, और हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस्ड एशलोन फॉर्म में, जो इस मामले में यहाँ मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले स्टेप में हम इन दो एलिमेंट्स को 0 पर सेट करेंगे तो पहली रो वैसी ही रहेगी। यहाँ दूसरी 0 हो जाएगी, उसका 2 गुना यह भी 0 है, 2 गुना यहाँ 1 देगा, यहाँ 2 गुना में 2 मिलेंगे। यहाँ अब रो 1 का 3 टाइम्स हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, इसलिए यह 0 होगा, यह फिर से 0 होगा और 3 टाइम्स होगा तो यह 1 होगा और कई टाइम्स ये 2 होंगे तो यह है। और इस रो रिडक्शन प्रक्रिया का एक चरण है। और अब हम इस रो को इस रो 2 की सहायता से कहेंगे और हमें यह मैट्रिक्स मिलेगा जो पहले से ही दिया गया है। तो हमारे पास है कि यह रो रिड्यूस्ड एशलोन फॉर्म है और इस मामले में अब हम इन पिवट का यहाँ पता करेंगे तो हमारे पास यह एक पिवट है और यहाँ भी एक पिवट है, यहाँ केवल 2 पिवट हैं। तो यह कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में उनके पास पिवट हैं। इसलिए सीधे हम यहाँ कॉलम नंबर 1 को ले लेंगे और कॉलम नंबर 3 चुन सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ इन कॉलम में पिवट नहीं है, इसमें पिवट नहीं है और कोई भी यह दिखा सकता है कि ये दो कॉलम इस कॉलम नंबर 1 पर और कॉलम नंबर 3 पर निर्भर करते हैं। इसलिए यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का पता लगाने के लिए यह एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण था। अब इसके साथ हमारे पास हम इस कॉलम नंबर 1 को ले सकते हैं जिसमें यहाँ एक पिवट है, तो अनुरूप कॉलम नंबर 1, और हम इस कॉलम नंबर 3 को ले सकते हैं और वे आधार बनाएंगे। तो इस इमेज का डायमेंशन 2 होने जा रहा है और इन दो वेक्टर का आधार 1, 2, 3 और 1, 2, 4 यह इमेज एफ का आधार बनाएगा और इमेज एफ का डायमेंशन 2 है। अब एफ के कर्नल के बारे में बात करें। एफ का कर्नल क्या था? अब हम एक्स में एलिमेंट्स की तलाश कर रहे हैं जिसका मैप 0 है y में। तो इसका मतलब है कि हम इन एलिमेंट्स को देख रहे हैं x, y, z, t। मेरा मतलब ये वेक्टर या इस तरह के वेक्टर जिनकी इमेज 0 है। और अब इसे देखते हुए कि f, x, y, z, t क्या हैं, उन परिभाषा के अनुसार जो हमारे पास हैं, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी 0 होना चाहिए और यह दूसरा कंपोनेंट है इसका, और यह इस वेक्टर nr3 का तीसरा कंपोनेंट था जो कि इस f3 का मैप है और वह 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए 0, 0, 0। फिर से इसका f कुछ नहीं बल्कि वेक्टर f था।
यह पहले वाला था, फिर यह 2x-2y और इसी तरह से आगे, फिर 3x-3y और इसी तरह, और यह हम चाहते हैं 0 के इक्वल हो, इसलिए यहाँ से हमें वास्तव में ये इक्वेशन मिलते हैं। और अब हम इन इक्वेशन को हल करना चाहते हैं इन x, y, z और t के सभी संभावित मान प्राप्त करने के लिए, और यह कुछ नहीं बल्कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कर्नल स्पेस है, और ये कुछ नहीं बल्कि f का कर्नल है। इसलिए इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का यहाँ नल स्पेस f का कर्नल होगा, क्योंकि f कर्नल क्या है? वो सभी वेक्टर्स जो यहाँ हैं R4 से जिसका इमेज 0 है R3 में। तो हमें क्या हल करने की आवश्यकता है? हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करने की आवश्यकता है, और यह पता लगाएंगे कि कितने हल हैं या कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हल हैं। दूसरे शब्दों में, हम होमोजीनियस इक्वेशंस के इस सिस्टम के सॉल्यूशन को जनरेटर कहते हैं, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि कर्नल का डायमेंशन क्या है, कर्नल का आधार क्या है। इसलिए हमें आखिरकार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करने की जरूरत है। तो चलिए इसे मैट्रिक्स फॉर्म में डालते हैं। तो मैट्रिक्स 1-1 1 और 1 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2-2 3 4 और यह 3-3 4 और 5 है, और फिर से हमें केवल एशलोन फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत है, जो हमने अभी पहले किया है। और अब हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि यह यहाँ की पीवट है और यह पीवट है। इसलिए यह x के अनुरूप, यह y के अनुरूप है, यह z के अनुरूप है, और यह y के अनुरूप है, और यह t के अनुरूप है। तो यहाँ ये कॉलम हैं जहाँ हमारे पास पीवट नहीं है, तो ये फ्री वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ दो फ्री वेरिएबल्स हैं, और यह बिल्कुल नल स्पेस या शून्य स्थान के डायमेंशन को परिभाषित करेगा, जो यहाँ 2 होंगे। तो इस कर्नल का डायमेंशन स्पष्ट है, जो कि 2 होने वाला है, और हमें इसका आधार खोजना होगा। इसके लिए हमें अभी सॉल्यूशन लिखना होगा। तो अब हम इसमें से सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इसलिए पहले हम मानेंगे इन फ्री वेरिएबल्स को, तो वो y था और ये t फ्री वेरिएबल्स हैं। तो हम इन फ्री वेरिएबल्स के लिए कुछ मान लेंगे। तो चलिए इसके लिए t बराबर μ1 लेते हैं, और y के लिए हम μ2 कुछ संख्या आर्बिट्रेरी संख्या लेते हैं, क्योंकि हम इन y और t को चुन सकते हैं जो हमें पसंद हैं। ये फ्री वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने μ1 और μ2 को चुना है, और फिर हम दूसरों को कंप्यूट कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए इस इक्वेशन से z प्लस 2t 0 के बराबर है, तो z होगा -2t-2 टाइम्स μ1, तो वह z होगा। और इक्वेशन नंबर 1 से हम यह x प्राप्त कर सकते हैं, जो μ1 प्लस μ2 के रूप में मिलेगा। तो हमारे पास यह t, z और x अब सब है। तो y यहाँ μ2 2 के साथ, इसलिए हम एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं कि यह वेक्टर फॉर्म x y z t, यह μ1 है जो कि कांस्टेंट होगा। अब हम x के लिए एकत्र कर सकते हैं। x यहाँ एक कोएफिशिएंट है, y के लिए यह 0 है, z के लिए यह -2 है, और t के लिए 1 है। तो इसी तरह μ2 के लिए भी हम यहाँ कोएफिशिएंट एकत्र कर सकते हैं। तो x में हमारे पास μ2 हैं 1 के साथ, और फिर y के लिए हमारे पास μ2 भी हैं जो 1 है, और इस z में भी यह μ1 है जो -2 है। अब मेरे पास μ2 नहीं है, तो यहाँ 0 है, और t के पास भी μ2 नहीं है, तो यह कोएफिशिएंट 0 है। इसलिए हमने इस x, y, z सॉल्यूशन को इस μ1 और μ2 के टर्म में लिखा है। अब हम μ1, μ2 के साथ बढ़ सकते हैं। हम μ1 और μ2 को कोई भी मान दे सकते हैं, और हम सिस्टम इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ उत्पन्न करना जारी रख सकते हैं। और सॉल्यूशन सेट और कुछ नहीं पर कर्नल f है। तो ये दो जनरेटर हैं जो सॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं, वे सॉल्यूशन का विस्तार भी करते हैं। ये दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हमारे पास यह लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं जो f के पूरे कर्नल का विस्तार कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये दो वेक्टर आधार बनेंगे, और इस आधार का डायमेंशन यहाँ 2 होगा। तो यह दो वेक्टर हैं जो कर्नल f का आधार बनाते हैं, और जिस डायमेंशन
या शून्यता की हम बात करते हैं, वह पहले से यहाँ मौजूद है। इस f की शून्यता के कर्नल की डायमेंशन, जो इन फ्री वेरिएबल्स की संख्या से भी स्पष्ट था, जो यहाँ 2 हैं, तो हम केवल डायमेंशन या शून्यता प्राप्त करेंगे और आधार भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण जहां हमारे पास हैं u, v और यह भी दिया गया है कि f u किसी मैप u पर 4, 1, 1, 1 है और f v है -5, 1, -5, 1 और -3, 3, और हम मानते हैं कि यह f इस R3 से R4 तक एक लीनियर मैप है क्योंकि यह एलिमेंट R3 को मैप करता है। यह u और v R3 से हैं और आउटपुट R4 में है, इसलिए यह R3 से R4 तक मैप करता है। और अब प्रश्न क्या है कि W को 5, 4, 4 के रूप में दिया गया है और Y को 2, 1, 7 के रूप में दिया गया है। तो क्या हम FW और FY पता कर सकते हैं? हाँ, हमें केवल यह पता है कि FU दिया गया है और FV दिया गया है, लेकिन अब हम यह जानना चाहते हैं कि FW क्या होगा। W वेक्टर को 5, 4, 4 के रूप में दिया गया है और Y दिया गया है 2, 1, 7 के रूप में। हम FW और FY को निकालना चाहते हैं और F को एक लीनियर मैप के रूप में। तो हम लीनियर मैप के बारे में क्या जानते हैं? यह एडिटिव प्रॉपर्टी है कि FU प्लस V FU प्लस FV के इक्वल है। तो हम यहाँ यह सोच सकते हैं कि यदि इस W को U और V के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए यदि हम इस 5, 4, 4 को वेक्टर U और V के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि W का F क्या है। यदि हम पता लगा सकते हैं, अगर हम W को लीनियर कॉम्बिनेशन U और V के रूप में लिख सकते हैं, तो हम F का भी पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार y के साथ भी यदि हम इस y को u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, तब हम इस परिवर्तन f को y पर लागू कर सकते हैं और हम u और v के टर्म्स में लिख सकते हैं और वह इस y की इमेज होगी। तो आइए अब कोशिश करते हैं कि अगर हम लिख सकते हैं, तो हम इसे u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में w को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जिसका मतलब है क्या हम कुछ स्केलर्स μ1 और μ2 के लिए μ1 u और μ2 u लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए हमें अब फिर से आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करने के लिए यहाँ हम μ1 और μ2 बनाएंगे। तो यहाँ u1, 1, 3 थे जिन्हें यहाँ कॉलम में रखा जाएगा। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखेंगे, पहली इक्वेशन हमें मिलेगी 1 टाइम्स μ1, 3 टाइम्स μ2, जो बराबर होगा w के पहले कंपोनेंट के, जो कि यहाँ 5 है। दूसरा प्रश्न μ1 2 होगा, μ2 4 के इक्वल है। तीसरा इक्वेशन होगा 3 μ1 प्लस माइनस 2 μ2 इक्वल 4। इसलिए उनमें से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती है। इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से हम इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और यह आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है। तो अब इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से हमें रो रिड्यूस्ड फॉर्म प्राप्त होगा। तो यह 1, 3, 5 और यह यहाँ सरल हो जाता है। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आगे इस तरह से रिड्यूस्ड फॉर्म प्राप्त करेंगे और इस रिड्यूस्ड फॉर्म से हम देखेंगे कि यह पिवट है, यहाँ यह भी पिवट है। तो पहले कॉलम में एक पिवट है, दूसरे कॉलम में एक पिवट है और यहाँ सब कुछ असंगत है, पूरी रो शून्य है। अब हम μ1 और μ2 का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ μ1 1 है और μ2 मिला है 2। इन दो इक्वेशन में से हम इसे हल कर चुके हैं। हमने हल किया है। इस W को हम U और V के टर्म्स में U टाइम्स 2V के रूप में दर्शा सकते हैं। तो W 2U प्लस V है और एक बार जब हमारे पास यह रिलेशन होता है, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लागू कर सकते हैं। इसलिए FW होगा 2 टाइम्स FU प्लस FV के, और फिर FU हमें पता और यह FV भी पता है, और फिर हम 3, 3 और -3, 5 प्राप्त करने के लिए इन्हें जोड़ते हैं। तो यहाँ मुख्य पॉइंट यह था कि यदि हम इस W को एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर हम इस मैप की लीनियरिटी को यहाँ लागू करते हैं ताकि इस FW का मान प्राप्त किया जा सके। अब अगर हम y के लिए फिर से यही स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं, तो अब y होगा 2, 1, 7
और हमारे पास यह u और v है। इसलिए हम फिर से इस y के लिए u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे और फिर से हम इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को प्राप्त करेंगे जो कि 1 1 3 है और फिर हमारे पास 3 2 -2 है। राइट साइड की स्लाइड जो यहाँ y है जो कि 2 1 7 है और फिर से इसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे तो हमें यह रो रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ सवाल असंगति है अंतिम कॉलम सबसे राइट कॉलम में। यहाँ एक पिवट एलिमेंट है जो इस मामले में नहीं होना चाहिए और अब इस कारण से हमारे पास सिस्टम में यह असंगति है और जो सॉल्यूशन की गैर मौजूदगी का कारण है। इसलिए यहाँ हम इस y को इस u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए सिस्टम असंगत है। यह असंगत है इस कारण से कि हम y के इस f को कंप्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम दी गई जानकारी से इस fy को कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और अच्छा परिणाम है कि अगर टी इस आर एन से आर एम तक एक लीनियर मैप है, टी इस आर एन से आर एम तक एक लीनियर मैप है, फिर हमेशा m क्रॉस n मैट्रिक्स से होता है। जैसे कि यह Tx आप इस मैट्रिक्स A के टर्म्स में दर्शा सकते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी Tx के साथ लीनियर मैप के रूप में करते हैं हम वास्तव में मैट्रिक्स A के साथ काम कर सकते हैं, बस इसे x को गुणा करें क्योंकि मैट्रिक्स के साथ काम करना बहुत आसान है और हम मैट्रिसेस के कई ऑपरेशंस और कई अन्य प्रॉपर्टीज को जानते हैं। इसलिए एक लीनियर मैप के साथ काम करने के बजाय जो मैट्रिक्स के रूप में नहीं दिया गया है, मैट्रिक्स फॉर्म होना बेहतर है और फिर हम मैट्रिक्स के साथ काम कर सकते हैं। हम यहाँ इस मैट्रिक्स ए के साथ इस मैप पर जो कुछ भी चाहते हैं हम सभी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यह एक प्रूफ है कि यह बहुत सरल है। हम परिभाषित कर सकते हैं मानक का आधार अपनी तरफ से जो 1 0 0 और यह 0 1 0 0 और ऐसे ही आगे भी है। ये इस वेक्टर स्पेस Rn के मानक आधार हैं और हमारे तरफ से अब यह t किसी भी x के लिए है। इसलिए कोई भी वेक्टर जो हम x से लेते हैं Rn से जो हम ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ आधार हैं, ये मानक आधार हैं। हम इस आधार के रूप में हम x को दर्शा सकते हैं जिसका मतलब है x दर्शा सकते हैं x1 y1 तो x1 x2 x3 xn इस x वेक्टर के कंपोनेंट हैं। इसलिए हम इन मानक आधारों की सहायता से इस x को x1 y1 प्लस x2 y2 और इसी प्रकार प्लस xn n के रूप में दर्शा कर सकते हैं। संक्षेप में हम लिख सकते हैं इसे समेशन के रूप में कि i 1 से n और x i हो जाता है। तो यह x जो हमारे अंत में एक जनरल एलिमेंट है हमने उन मानक आधारों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दर्शाया है। और अब यदि हम t को लागू करते हैं तो t की लीनियरिटी का अर्थ होगा t x का t यहाँ का t होगा समेशन और मूल रूप से हम ले सकते हैं इस ti पर लागू कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास i 1 2 n है और यह t इस वेक्टर i पर लागू होता है क्योंकि यहाँ लिनियरिटी है। यह लिनियरिटी प्रॉपर्टी है कि इस t का x1 सम x2 और आगे भी ऐसे ही x1 इंटू t1 प्लस होगा x2 इंटू t2 और यह xn इंटू tn। तो यहाँ ये रिलेशन होगा। और अब हम कैसे परिभाषित करते हैं कि ये जो इस मैप टी के बिल्कुल अनुरूप होगा या इस मैप टी के रूप में फंक्शन करेगा। तो अब हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसके कॉलम हैं ये वेक्टर्स यहाँ t1 t2 tn। तो ये कॉलम यदि हम इस मैट्रिक्स ए में डालते हैं यह x कुछ नहीं बल्कि वास्तव में यही प्रोडक्ट है जो Tx है। इसलिए यदि आपको इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट की इस परिभाषा से याद है जो कि हमने कई बार देखा है तो वह और कुछ नहीं है बल्कि यह कॉलम 1 है जिसे इस x1 से गुणा करेंगे, कॉलम 2 को गुणा किया जाएगा x2 से और इसी तरह आगे भी कॉलम n को xn से गुणा किया जाएगा जो मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट को देखने का एक और तरीका है।
और यहाँ हमने वास्तव में उस विचार का उपयोग किया है कि इस x1 को इस वेक्टर t1 से गुणा किया जाता है, तो t1 को यदि हम अपने मैट्रिक्स में पहले कॉलम के रूप में रखते हैं और इसी तरह से x2 को और फिर यह t मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में रखा जाता है, तो यह प्रोडक्ट ax यहाँ बिल्कुल यही होगा, जो कुछ नहीं बल्कि tx है। इसलिए tx बिल्कुल x है। तो इस सरल विचार से हमने क्या देखा है कि कोई भी लीनियर मैप जो Rn से Rm के एलिमेंट्स को मैप करता है, हमारे पास इस टी मैप के अनुरूप एक मैट्रिक्स हो सकता है। हमारे पास फिर से आर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, यह m क्रॉस n, जिनके कॉलम्स हम आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं टी आई की सहायता से, और यह ठीक वही मैप देगा जो Rn से Rm तक इस प्रकार दिया गया है। तो अब चलिए जल्दी से यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यह एक उदाहरण था जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो यह txy दिया गया है क्योंकि यह R2 से R3 तक है, तो यह R2 से एक एलिमेंट है और फिर हमें एलिमेंट R3 मिल रहा है। तो अब यह M अनुरूप मैट्रिक्स से कैसे प्राप्त करें? विचार यह था कि हम इस T1 को कंप्यूट करते हैं। T1 का यहाँ अर्थ है कि एक और कुछ नहीं बल्कि यह एक और शून्य है, तो T1 एक और शून्य है, तो y शून्य पर सेट हो जाएगा, तो हमें 2 माइनस 1 4 मिलेगा। इसी तरह हम T2 प्राप्त कर सकते हैं और वह सिर्फ 0 और 1 होगा। तो यह 0 और 1 है, तो हमें 3 5 और -3 मिलेंगे, तो वह दूसरा एलिमेंट होगा। और फिर ए में हम उन्हें रखेंगे 2 -1 4 पहले कॉलम में, 3 5 और -3 रखेंगे दूसरे कॉलम में इस मैट्रिक्स ए के। और हम जानते हैं कि अब यह tx यहाँ दिया गया वह लीनियर मैप है जिसे परिभाषित किया गया था। इस तरह हम इसे a के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और इस R2 के एलिमेंट को भी, क्योंकि यह a इंटू एक्स वाई में वास्तव में हमें यह लीनियर मानचित्र देगा। क्योंकि यदि हम इस एक्स वाई से a को गुणा करते हैं तो यहाँ हमारे पास वो 3 -1 5 और 4 -3 हैं, और इस एक्स वाई के साथ हमें यहाँ मिलता है 2 टाइम्स x और प्लस 3 टाइम्स y। दूसरा कंपोनेंट है -x प्लस 5y, तो हमारे पास x के लिए n माइनस y है। तो हमें बिल्कुल वही मैपिंग मिल रही है जिसे इस t की मदद से वहाँ परिभाषित किया गया था। पहला कंपोनेंट यह 2x प्लस 3y फिर -x प्लस 5y 4x माइनस 3y है। इसलिए दिए गया लीनियर मैप को हमने इस मैट्रिक्स ए की सहायता से परिभाषित किया है। एक और उदाहरण हम यहाँ जल्दी से देख सकते हैं, R3 से R3 जो कि R3 से इस एलिमेंट द्वारा यहाँ दिया गया था, और फिर यहाँ हमारे पास R3 से यह एलिमेंट्स है। यह पहला कंपोनेंट है, हमारे पास यह पहला कंपोनेंट है, और फिर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट है। तो यह मैप करता है R3 से R3 तक, और आपके पास वही विचार है जिसे हम फिर से उपयोग कर सकते हैं जिसका हमने पहले उपयोग किया है, जो कि t का एक हम इसे कंप्यूट करेंगे। यहाँ से मिलेगा 9 5 9 यहाँ से, फिर 5 यहाँ से और 55 यहाँ से, T2 और फिर T3। हम मानक आधार पर आवेदन कर सकते हैं और फिर हम उन्हें कॉलम में रख सकते हैं, जो कि यहाँ हमारा मैट्रिक्स होगा 9 5 55, यहाँ 5 -12 0 और 35 27 और -42 है। तो यह हमारे पास मैट्रिक्स ए है और वह इस लीनियर मैप को परिभाषित करेगा दिए गए लीनियर मैप को मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में। तो दोबारा हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस के साथ काम करना बहुत आसान है। तो यह एक तरीका है जहां हम एक लीनियर मैप को दर्शा सकते हैं इन मैट्रिसेस की मदद से। तो यहाँ आज हमने लीनियर मैप से कुछ उदाहरण किए हैं जहां हमने कर्नल F को कंप्यूट किया है, साथ ही कर्नल F के डायमेंशन तथा इमेज F और इसके डायमेंशन। आगे हमने मैट्रिसेस का
उपयोग करके इस पर भी ध्यान दिया है कि लीनियर मैप को कैसे परिभाषित किया जाए। जब भी कोई लीनियर मैप टी होता है जो इस आर एम एलिमेंट्स के लिए आर एन एलिमेंट्स को मैप करता है, तो हम हमेशा अनुरूप मैट्रिक्स ए को परिभाषित कर सकते हैं जो इस टी एक्स के बजाय इसे एक्स के रूप में काम करेगा। यह बहुत उपयोगी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैट्रिसेस के साथ काम करना बहुत आसान है। तो यहाँ ये सभी संदर्भ हैं जो लेक्चर तैयार करने के लिए उपयोग किए गए हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।